हेलो फ्रेंड्स, बायोएस एग्री फॉरेस्ट्री एकेडमी के इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आज का टॉपिक आपके लिए बेहद ज़रूरी है। हम बात करेंगे फर्टिलाइजर्स की। ये मॉडर्न एग्रीकल्चर का आप कह सकते हैं बैकबोन है। क्रॉप यील्ड से लेकर सॉइल हेल्थ तक सब कुछ इस पर निर्भर करता है। तो चलिए इस इंपॉर्टेंट चैप्टर को आसानी से समझते हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के इस लेक्चर में हम इन 5 मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले फर्टिलाइजर क्या है, उसके बाद मैन्योर और फर्टिलाइजर के बीच का अहम अंतर। फिर हम देखेंगे कि फर्टिलाइजर्स को कैसे क्लासिफाई यानी वर्गीकरण किया जाता है। चौथा, हम नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स पर विस्तार से बात करेंगे। और आखिर में इनका मिट्टी की प्रतिक्रिया यानी सॉइल रिएक्शन पर क्या असर पड़ता है उसे समझेंगे। तो चलिए सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। हमें फर्टिलाइजर्स की जरूरत ही क्यों पड़ती है? देखिए, सिंपल सी बात है, फसल को भी हमारी तरह पोषण चाहिए। वो ये न्यूट्रिएंट जमीन से लेती है, लेकिन जब हम बार बार फसल उगाते हैं तो धीरे धीरे मिट्टी में इन पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। इसी कमी को पूरा करने के लिए फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल किया जाता है। और ये रही इसकी टेक्स्ट बुक डेफिनेशन। अ फर्टिलाइजर इज एनी मटीरियल, चाहे वो नेचुरल हो या सिंथेटिक, जिसे हम मिट्टी या पौधों पर अप्लाई करते हैं ताकि उसे एक या एक से ज्यादा जरूरी प्लांट न्यूट्रिएंट्स मिल सकें। मुख्य शब्दों पर ध्यान दीजिए। टू सप्लाई एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स। इसका एक ही मकसद है, पौधे को पोषण देना। अब आते हैं एक ऐसी जगह जहां बहुत कंफ्यूजन होता है और एग्जाम्स में अक्सर सवाल बनता है। कई लोग मैन्योर और फर्टिलाइजर को एक ही चीज समझ लेते हैं, लेकिन एक एग्रोनॉमिस्ट के लिए इनका अंतर जानना बहुत बहुत जरूरी है। चलिए इसे अच्छे से क्लियर करते हैं। यहाँ पर दोनों के बीच के 8 मुख्य अंतर हैं। ऑर्गेनिक मैन्योर्स जैसे गोबर की खाद नेचुरल होते हैं और इनमें न्यूट्रिएंट कंटेंट कम होता है, इनका असर धीरे धीरे होता है। वहीं दूसरी तरफ फर्टिलाइजर्स जैसे यूरिया फैक्ट्री में बनते हैं यानी आर्टिफिशियल, इनमें न्यूट्रिएंट कंटेंट बहुत हाई होता है और ये पौधे पर तुरंत असर दिखाते हैं। सो द की डिफरेंसेस, मैन्योर एक्ट स्लोली एंड इम्प्रूव्स सॉइल हेल्थ लॉन्ग टर्म, व्हाइल फर्टिलाइजर्स गिव रैपिड रिजल्ट्स फॉर क्रॉप ग्रोथ। फर्टिलाइजर मार्केट में इतने सारे अलग अलग बैग्स, ब्रांड्स और फॉर्मूलाज हैं कि कंफ्यूज होना आम बात है। इन सब को समझने के लिए हमें एक सिस्टम चाहिए, और वो सिस्टम है क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण। इसे ही किसान और एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट ये फैसला ले पाते हैं कि उनकी जरूरत के लिए कौन सा फर्टिलाइजर सबसे अच्छा रहेगा। मुख्य रूप से हम इन्हें 3 कैटेगरीज में बांटते हैं, इस बेसिस पर कि वो कितने न्यूट्रिएंट्स सप्लाई करते हैं। पहला स्ट्रेट फर्टिलाइजर्स, दूसरा कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स और तीसरा मिक्स्ड फर्टिलाइजर्स। अब इन तीनों को आसानी से समझिए। स्ट्रेट फर्टिलाइजर्स वो होते हैं जो सिर्फ एक प्राइमरी न्यूट्रिएंट देते हैं, या तो नाइट्रोजन N या फास्फोरस P या पोटेशियम K, जैसे कि यूरिया जिसमें सिर्फ नाइट्रोजन होता है। कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स वो हैं जो 2 या 3 प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स देते हैं और ये न्यूट्रिएंट्स आपस में केमिकली कंबाइंड होते हैं, यानी उसके हर दाने में सेम कॉम्पोजिशन होगा। एग्जाम्पल है DAP। और आखिर में मिक्स्ड फर्टिलाइजर्स, इनमें भी 2 या 3 न्यूट्रिएंट्स होते हैं, लेकिन वो बस फिजिकली मिक्स किए जाते हैं, केमिकल रिएक्शन नहीं होता। इस अंतर को जरूर याद रखिएगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इनके अलावा 2 और तरीके हैं क्लासिफाई करने के। एक उनके फिजिकल फॉर्म के आधार पर कि वो सॉलिड हैं जैसे दानेदार या लिक्विड, और दूसरा उनके न्यूट्रिएंट कॉन्सेंट्रेशन के आधार पर। जिनमें 25% से ज्यादा प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स हों वो हाई एनालिसिस फर्टिलाइजर्स कहलाते हैं, और जिनमें 25% से कम हों वो लो एनालिसिस फर्टिलाइजर्स। चलिए अब क्लासिफिकेशन के बाद फर्टिलाइजर्स के सबसे बड़े चैंपियन पर फोकस करते हैं, खासकर भारत में। ये हैं नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स। देखिए, फास्फोरस और पोटेशियम भी बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन ज़्यादातर खेती में पौधे की बढ़वार के लिए सबसे बड़ी रुकावट नाइट्रोजन की कमी ही होती है। थोड़ा सा नाइट्रोजन डालने पर ही फसल में एकदम से अचानक से बढ़ोतरी दिखती है। और ये कोट इस बात को बिल्कुल साफ कर देता है। नाइट्रोजन को सबसे आगे फॉरमोस्ट प्लेस पर रखा गया है, क्योंकि फसल नाइट्रोजन पर सबसे बेहतर रिस्पॉन्ड करती है। पौधे का जो हरा हिस्सा है, उसकी पत्तियां, उसका तना, उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ, उसके लिए नाइट्रोजन ही सबसे जरूरी है। और ये आंकड़ा देखिए, ये काफी चौंकाने वाला है। भारत में जितने भी फर्टिलाइजर्स इस्तेमाल होते हैं उनमें से 80% से भी ज्यादा नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स होते हैं। ये बहुत बड़ा नंबर है और ये दिखाता है कि नाइट्रोजन हमारी खेती के लिए कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। वैसे अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन उपयोगी लग रही है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और
80% के बड़े हिस्से में एक नाम सबसे ऊपर है, खास तौर पर इंडिया में, और वो नाम है यूरिया। ये देश में नाइट्रोजन फर्टिलाइजेशन की रीढ़ की हड्डी है। अब मैं चाहती हूँ कि आप इस नंबर को देखें, 46%, 40%। एक पल के लिए इस नंबर को अपने दिमाग में रखिए, सोचिए ये क्या हो सकता है। ये है यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा। इसलिए ये पॉइंट नोट कर लीजिए। अगर इस पूरे लेक्चर से आपको एक नंबर याद रखना है एग्जाम के लिए, तो वो ये है, यूरिया में 46% नाइट्रोजन होता है। ये फैक्ट बार बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो यूरिया में ऐसी क्या खास बात है? देखिए, ये सफ़ेद क्रिस्टलाइन होता है। इसमें नाइट्रोजन काफ़ी कॉन्सेंट्रेटेड है। सबसे ज़रूरी बात, ये पानी में बहुत जल्दी घुल जाता है। इसके फायदे भी हैं और नुकसान भी। फायदा ये कि पौधे को नाइट्रोजन तुरंत मिल जाता है, लेकिन नुकसान ये है कि अगर ज़्यादा बारिश हो या सिंचाई कर दी तो ये नाइट्रोजन पानी के साथ बहकर ज़मीन के नीचे चला जाता है, जिसे लीचिंग कहते हैं। इसलिए किसानों को इसे बहुत ध्यान से इस्तेमाल करना पड़ता है। चलिए अब आखिरी टॉपिक पर आते हैं, जहां हम सब चीज़ों को जोड़कर देखेंगे। जब फर्टिलाइजर मिट्टी से मिलता है तो क्या होता है? ये सिर्फ न्यूट्रिएंट्स का एडिशन नहीं है। फर्टिलाइजर्स मिट्टी की केमिस्ट्री, खासकर उसके पीएच लेवल को बदल सकते हैं, और सस्टेनेबल फार्मिंग यानी टिकाऊ खेती के लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो एक सवाल सोचिए, क्या सभी फर्टिलाइजर्स मिट्टी पर एक जैसा असर डालते हैं? जवाब है बिल्कुल नहीं। और इस अंतर को समझना ही लंबे समय तक मिट्टी की सेहत और उपज बनाए रखने के लिए ज़रूरी है। मिट्टी के पीएच पर असर के हिसाब से फर्टिलाइजर्स दो तरह के होते हैं। कुछ होते हैं एसिड फॉर्मिंग फर्टिलाइजर्स, जो मिट्टी में एक एसिडिक रेजिड्यू छोड़ जाते हैं, जिससे मिट्टी का पीएच धीरे धीरे कम होता जाता है, यानी मिट्टी अम्लीय हो जाती है। दूसरे होते हैं एल्कलाइन या बेसिक फॉर्मिंग फर्टिलाइजर्स, जो इसका उल्टा करते हैं। वो मिट्टी में एल्कलाइन रेजिड्यू छोड़ते हैं, जिससे मिट्टी का पीएच बढ़ता है। इसका प्रैक्टिकल यूज ये है कि अगर आपकी मिट्टी एल्कलाइन यानी क्षारीय है, तो आप एसिड फॉर्मिंग फर्टिलाइजर डालकर उसे बैलेंस कर सकते हैं, और अगर मिट्टी एसिडिक है तो एल्कलाइन फॉर्मिंग फर्टिलाइजर डालकर उसे सुधार सकते हैं। यहाँ एल्कलाइन फॉर्मिंग फर्टिलाइजर्स के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। आप देख सकते हैं, एक कॉलम है इक्विवेलेंट बेसिसिटी का। ये एक वैल्यू है जो बताती है कि उस फर्टिलाइजर में मिट्टी की एसिडिटी को कम करने की कितनी ताकत है। नंबर जितना ज्यादा होगा, उसकी ताकत उतनी ही ज्यादा होगी। जैसे आप देख सकते हैं, कैल्शियम साइनाइड की इक्विवेलेंट बेसिसिटी सबसे ज्यादा है, यानी 63। ठीक है, तो चलिए एग्जाम के लिए सबसे जरूरी पॉइंट्स को आखिर में दोहरा लेते हैं। पहला, मैन्योर्स नेचुरल और स्लो एक्टिंग है, फर्टिलाइजर्स सिंथेटिक और फास्ट एक्टिंग है। दूसरा, 3 मुख्य प्रकार हैं, स्ट्रेट, कॉम्प्लेक्स और मिक्स्ड। तीसरा, यूरिया का मैजिक नंबर याद रखिए, 46% नाइट्रोजन। और चौथा, हमेशा अपनी मिट्टी के अनुसार फर्टिलाइजर चुनें, एल्कलाइन मिट्टी के लिए एसिड फॉर्मिंग और एसिड मिट्टी के लिए एल्कलाइन फॉर्मिंग। और आखिर में आपके लिए एक छोटा सा चैलेंज। जो कुछ हमने आज सीखा है, उसके आधार पर आप इन 2 अलग अलग तरह की मिट्टी के लिए फर्टिलाइजर प्लान कैसे बनाएंगे। एक मिट्टी एसिडिक और रेतीली है और दूसरी एल्कलाइन और चिकनी। इस तरह के प्रैक्टिकल सवाल आपको एग्जाम्स में और फील्ड में भी मिलेंगे। जब आप इस पर सोचेंगे तो आप फैक्ट्स को रटने से आगे बढ़कर सॉइल साइंस को अच्छे से समझ पाएंगे। आपकी पढ़ाई के लिए शुभकामना। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको अगले लेक्चर्स की जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।